जैसा कि हमने आपको पहले पढ़ाया है, स्पेक्ट्रम बुक 185 पेज पढ़ चुके हैं हम, लगभग आधी पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे 24 मार्च 1940 के बाद के इतिहास को देखेंगे। ठीक है, 24 मार्च 1940 के इतिहास को देखेंगे क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम तक लगभग पहुंच चुके थे। ठीक है, हमने बाकी जो बरवल पढ़ा दिया था, लेकिन आज फिर से हम देखेंगे 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कहा गया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसमें क्या कहा गया था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत में ऐसी कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जो कि अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित ना हो। भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश जैसे कि यथानुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित की जाए ताकि वहाँ मुसलमान बहुमत में हो, जहाँ जैसा कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों और इनको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेश स्वशासी एवं पूर्व सत्ता संपन्न हो तथा जिन अन्य स्थानों में मुसलमान अल्पमत में हों वहाँ उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसा 24 मार्च 1940 में कहा गया था। तो फिर से देख लो, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में ऐसी कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकार नहीं की जाएगी जो अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित ना हो। भौगोलिक स्थिति में से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश जैसा यथानुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहाँ मुसलमान बहुमत में हो और जैसा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों में इनको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेश स्वशासी और प्रभुत्ता संपन्न हो तथा जिन अन्य स्थानों में मुसलमान अल्पमत में हो वहाँ उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। ठीक है, तो हम अब लिख कर चलते हैं 24 मार्च 1940। तो 24 मार्च 1940 को क्या कहा गया था कि ऐसे प्रदेशों का गठन जहां मुस्लिम बहुमत में हो, ठीक है। तो यहाँ पर 24 मार्च 1940 को ये बात कही गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, ये सब क्या था, लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सक्रिय सहयोग पाने के उद्देश्य से युद्ध उपरांत संविधान सभा बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही उसने अल्पसंख्यक तुष्टिकोण की नीति भी अपनाई। उसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी ऐसी सरकार का मान्यता नहीं देगी जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण समुदायों का प्रतिनिधित्व न हो। एक प्रकार से उसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मुस्लिम लीग ने इस विशेषाधिकार का भरपूर प्रयोग किया तथा यथासंभव हर अवसर पर पृथक पाकिस्तान की मांग उठाई। लीग ने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, मंत्रिमंडल शिष्टमंडल यानी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्ण रूपेण स्वीकार की जाने की संभावनाएं तलाशी। अंततः मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण हो गई जब 1947 में मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा बंगाल को मिलाकर एक नए राष्ट्र स्वतंत्र पाकिस्तान का गठन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विचार देख लो कि अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है। अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है तथा इसकी भारत से वापसी के पश्चात ये प्रश्न स्वयं अदृश्य हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा है, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली ने बात कही है।
1940 के पश्चात दिन के प्रकाश की भांति यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि मुसलमानों की मंजिल ना ही हिंदू राष्ट्र के अधीन दोयम दर्जे की नागरिकता है, ना ही बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध भागीदारी। उनका अंतिम लक्ष्य है पृथक मातृभूमि के साथ पृथक राष्ट्र। पाकिस्तान के स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास में ये बात कही गई है। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। ये आगा खान ने बात कही है कि एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में, नाम से ही है। साइमन कमीशन और उसका विरोध देख लेते हैं। वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि यह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग था। क्या नाम था? भारतीय विधिक आयोग। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और तथा सभी 7 सदस्य श्वेत थे। श्वेत मतलब सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। कालांतर में सर जॉन साइमन के कारण इसे साइमन आयोग के नाम से भी जाना गया। इस आयोग को वर्तमान सरकार अव्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक लाजमी है तथा भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 को उठाया जाना था, किंतु ब्रिटेन की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी तथा ब्रिटेन के सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को संभवतः सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए छोड़ना चाहते थे। कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी दल के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ब्रिकनहार्ड का मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम हैं। फलतः इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन ने तो जो संसूचियाँ प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। उनमें सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए, केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र जनारोष पैदा हो गया था। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना था। भारत में सुशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था, क्योंकि भारतवासी यह समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए। अतः कमीशन में किसी भारतीय सदस्य का नाम लिए जाने से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अंग्रेज भारतीयों को सुशासन के योग्य ही नहीं समझते हैं। ठीक है, ये बात थी। अब हम इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। साइमन कमीशन और उसका विरोध। वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी। ठीक है, किंतु 1927 में उसने आयोग की नियुक्ति कर दी और इस आयोग का नाम था भारतीय विधिक आयोग। तो 1919 ठीक है, 1919 से 1927 ठीक है। तो 1927 में एक विधिक आयोग बना, ठीक है, विधिक आयोग बना और ये आयोग ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन ठीक है, अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन ठीक है, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए बाद में और प्लस 7 श्वेत मेंबर थे, मतलब 7 श्वेत मेंबर सदस्य। ठीक है, सर जॉन साइमन की वजह से इसको साइमन आयोग नाम कहा गया। ठीक है, कालांतर में सर जॉन साइमन आयोग कहा गया, साइमन आयोग नाम पड़ गया विधिक आयोग को। ठीक है, साइमन आयोग
नाम पड़ गया। इतनी चीज थी। सभी शासक कालांतर में जन सामान्य कार्य से सामान्य आयोग का नाम दिया गया। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी। बाद में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक लाजमी है तथा भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 को उठाया जाना था, किंतु ब्रिटेन के ठीक है 1919 से लेकर 1929 को देनी थी एक रिपोर्ट। ठीक है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश करनी थी, रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, उत्तरदायी शासन के लिए। किंतु ब्रिटेन के तत्कालिक सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी। ब्रिटेन के सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए छोड़ना चाहती थी। कंजर्वेटिव या रूढ़वादी दल के तत्कालिक सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड ब्रिकेनहाइट का मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम है। अतः इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियां प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। उनमें सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसमें सदस्य प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाए। ठीक है, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी समय उचित नहीं है। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक लाजमी है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या था, भारत में उत्तरदायी सरकार, कहाँ तक सही है, ये इस रिपोर्ट में बतानी थी। उसके बाद 1930 में प्रकाशित किया गया। उन्होंने सुझाव दिए थे एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम था। ठीक है, और उठाया जाना, किंतु ब्रिटेन के तत्कालिक सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी। ब्रिटेन के संवैधानिक सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को संभवतः सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए नहीं छोड़ना चाहते। कंजर्वेटिव या रूढ़वादी दल के तत्कालिक सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड ब्रिकेनहेड का मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम है। फलतः उन्हें साइमन कमीशन की नियुक्ति की। ठीक है, जो साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, ब्रिकेनहेड ने की थी। ठीक है, तो इस साइमन कमीशन, जो साइमन आयोग आया था, कौन लाया था, ब्रिकेनहेड ये लाए थे। आगे देखते हैं, रिपोर्ट देनी थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 में। रिपोर्ट प्रस्तुत की ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या था, प्रांतीय क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन। प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए।
पुनर्गठित किया जाए। तीसरा देखो, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए क्योंकि अभी समय उचित नहीं, ये सब छोड़ो। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित और जन, ठीक है, बनाया। भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था, ये चीज़ें फेल हुई। चूँकि भारतवासी ये समझते थे ये सब चीज़ें हो गए। अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया देख लेते हैं इस सब चीज़ों में। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। इस बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। किसान मजदूर पार्टी, लेबर फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई, जबकि पंजाब में संघवादियों यानी यूनियनिस्ट्स तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। जन प्रतिक्रिया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इसके मुंबई पहुंचते ही देश में सभी प्रमुख नगरों में हड़ताल एवं जुलूस का आयोजन किया गया। जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। साइमन कमीशन के विरुद्ध जनारोष का सबसे प्रमुख तथ्य यह रहा था कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था तथा पहली बार राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया। युवाओं ने कमीशन के विरोध किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा उसे क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। युवाओं की समितियां और सभाएं विभिन्न स्थानों में सक्रिय रहीं। इसी चरण में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे। इन दोनों युवा राष्ट्रवादियों ने विभिन्न स्थानों के दौरे किए तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं का संबोधित किया। युवाओं में विरोध प्रदर्शन की चेतना उभरने से मौलिक समाजवादी विचारों का अंकुरण एवं विकास को उर्वर भूमि प्राप्त हुई, जिसका प्रभाव पंजाब नौजवान सभा, मजदूर एवं किसान दल, हिंदुस्तानी सेवा समिति, कर्नाटक जैसे संगठनों में परिलक्षित हुई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसके लिए क्या हुई। यहाँ से शुरू करते हैं, इस साइड से। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या हुई कि मद्रास अधिवेशन में 19 दिसंबर 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन हुआ। मद्रास अधिवेशन कब हुआ? 1927। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत हुई। किसने की? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता। आगे देख लेते हैं। किसान मजदूर पार्टी और लेबर फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। ठीक है,
कांग्रेस मतलब कमीशन, जो साइमन कमीशन बहिष्कार, साइमन कमीशन बहिष्कार की नीति, बहिष्कार की नीति अपनाई। साइमन कमीशन बहिष्कार की नीति अपनाई गई। और हर जगह साइमन गो बैक नारा, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। जन प्रतिक्रिया, 3 फरवरी 1928 को साइमन बम्बई पहुंचा और इसके बम्बई पहुंचते ही हड़ताल और जुलूस हुए। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। आगे लिखते हैं पुलिस का दमन। सब पुलिस ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन पर दमन का चक्र अपनाया। कई स्थानों पर उसने लाठियां बरसाईं, यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया। जवाहर नेहरू, जेबी पंत का लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो लाठियों से संघातिक प्रहार किए गए, वे बुरी तरह जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो लखनऊ में जवाहर नेहरू और जेबी पंत, पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्रवाई हुई जिसमें जवाहर नेहरू, लाल नेहरू और जेबी पंत लखनऊ में पीटे गए। LUCK लखनऊ में पिटाई हुई और ये लोग लखनऊ में पीटे गए। और क्या हुआ था, लाहौर में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय लाहौर में पीटे गए। लाहौर में बुरी तरह पीटे गए। डेथ हुई 17 नवंबर 1928 को। डेथ हुई 17 नवंबर 1928। तो लाला लाजपत राय की डेथ 17 नवंबर 1928 को हुई थी। ये सब चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव। भारतीय राजनीति में साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव को मुख्य 2 रूपों में देखा जा सकता है। इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकत को, जो पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी, और उत्तेजित कर दी। इसने लॉर्ड ब्रिकेनहेड की इस चुनौती को कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं, मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे भारतीयों की इस अवसर पर असाधारण एकता प्रदर्शित हुई। नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं। 1928 में तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने भारतीयों के संविधान निर्माण की चुनौती दी थी, जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधानों का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया है। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान, तेज बहादुर संप्रू उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला और बड़ा कदम था। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के सभी
प्रस्तुतियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इससे आपत्ति थी। वह डोमिनियन स्टेट के स्थान में पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब 1928 की नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नेहरू रिपोर्ट उन्नीस सौ 28 नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट 1928 ब्रिकेनहेड 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 लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने चुनौती दी भारतीय संविधान की में संविधान बनाने की मोतीलाल नेहरू एक्सेप्ट मोतीलाल नेहरू एक्सेप्टेड उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या हुआ। देश की विभिन्न विचारधाराओं पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किए गए सम्मेलन। पहले दिल्ली फिर पुणे में, पुणे फिर दिल्ली। सर्वदलीय सम्मेलन सर्वदलीय सम्मेलन तो दोनों ही टाइम सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए गए चर्चा करने के लिए, और विचारधाराओं के नेताओं को सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए गए। यह सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में हुआ। ठीक है, सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जाना हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग थे इस उप समिति में। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों को पहला कदम था। अगस्त 1928 में उप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट की सभी प्रस्तुतियों को एक मत स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने इस पर आपत्ति जाहिर की, और लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसे नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। तो पहले दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में फर्स्ट और सेकेंड पुणे में। तो पहला हुआ दिल्ली में, उसके बाद दूसरा हुआ पुणे में। ठीक है, दोनों ही सर्वदलीय सम्मेलन थे, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट थी, इस तरह से एक रिपोर्ट बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई गई, रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट बना, क्या बोला जाता है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स बनाने की बात की गई थी। इस रिपोर्ट में था क्या? इस रिपोर्ट में डोमिनियन
डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही। डोमिनियन स्टेट मतलब औपनिवेशिक राज्य बनाने की बात कही गई थी। इसका एक वर्ग था डोमिनियन स्टेट्स बनाने की बात कही गई कही बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन जो एक जो दल था वो इस बात से सहमत नहीं था। वो चाहते थे कि भारत को पूर्ण आज़ादी। बट वन कमेटी मतलब एक वन पार्टी डजंट एग्री क्यों? वो चाहते थे कि भारत को पूर्ण आज़ादी, वो पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे। पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, बट बाद में एग्री हो गए। ठीक है, डोमिनियन स्टेट की स्थापना में पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया गया। कहाँ हुआ था? लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। ठीक है, अगेन सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया लखनऊ में। अध्यक्ष थे एम एन अंसारी। ठीक है, एम एन अंसारी थे और वहाँ पे इस रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया गया। रिपोर्ट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो यहीं से नेहरू रिपोर्ट सामने आई। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो 1928 में। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषता सिफारिश देख लें। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही रहे। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए जो कि अब तक की संवैधानिक सुधारों का आधार था। इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। केंद्र उन राज्यों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक में हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं लागू की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक में हों, जैसे कि पंजाब। ठीक है, इसको हमें पूरा ही पढ़ना है, पंजाब और बंगाल। आगे देख लेते हैं। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की, यानी कि 19 मौलिक अधिकारों की मांग की जिसमें महिलाओं का समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता और वयस्क मताधिकार जैसे मांगें सम्मिलित थीं। केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। केंद्र में भारतीय संसद या व्यवस्थापिका के 2 सदन, निम्न सदन जैसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य संख्या 500 हो और इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा हो। उच्च सदन सीनेट की सदस्य संख्या 200 हो, इसके सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष पद्धति से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा किया जाए। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष हो और उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष हो। केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो। उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष हो, केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाए। गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। जो गवर्नर जनरल है वो केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इनका प्रमुख गवर्नर होगा जो प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सदस्य की सलाह पर कार्य करेगा। मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण, पूर्ण धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, राजनीति से धर्म का पृथक्करण, कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाएगा। केंद्र प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही रहेंगी।
सिंध को बम्बई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्राप्त प्रदान किए जाएंगे। देशी राज्यों देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाएगा। उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाएगा। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। मुस्लिम और हिंदू सामुदायिक प्रतिक्रिया देख लेते हैं। नई रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि प्रारंभिक अवसर पर रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उनके विवाद उभरने लगे। प्रारंभ में दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था तथा एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में सम्मिलित 4 मांगों को उन्होंने संविधान के प्रस्तावित मसौदे में सम्मिलित किए जाने की मांग की। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया तथा इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसे किस प्रस्ताव की संज्ञा दी गई? दिल्ली प्रस्ताव संज्ञा। ये 4 मांगे इस प्रकार थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाए। सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। ये 4 मांगे थी जिसको दिल्ली प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है, अब मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। मुस्लिम एवं हिंदू समुदाय प्रतिक्रिया रिपोर्ट के बाद। तो यहां पर देखो, मुस्लिम और हिंदू सामुदायिक प्रतिक्रिया। मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। ठीक है, तो पहला मुस्लिम का देख लेते हैं। मुस्लिम अधिवेशन दिल्ली, पहला हुआ था दिल्ली में, दिल्ली 1927। दूसरा अधिवेशन लखनऊ, ये स्टार मार दो। दूसरा अधिवेशन लाहौर में हुआ था, लाहौर। दूसरा है अधिवेशन लाहौर 1928, ये भी 1927 में ही था, दिसंबर 1927। ठीक है, दिसंबर 1927 में कांग्रेस में मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया। लाहौर भी नहीं है, ये मद्रास है। ये ना लाहौर है ना मद्रास है, ये ना लखनऊ है ना लाहौर, ये मद्रास है। अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं दिल्ली प्रस्ताव। ठीक है, दिल्ली प्रस्ताव इसको बोलते हैं, दिल्ली प्रस्ताव, इसको दिल्ली प्रस्ताव बोलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी मुस्लिम लीग ने। 4 सूत्री मांगे नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में 4 सूत्री मांगे नेहरू रिपोर्ट में मांगी। किसमें? दिल्ली प्रस्ताव, जिसके दिल्ली प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
पृथक निर्वाचन प्रणाली की समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, जिसमें ठीक है ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी आगे। यद्यपि हिंदू महासभा ने 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन तथा पंजाब एवं बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने की प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। महासभा का मानना था कि इस व्यवस्था से इन प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं में मुसलमानों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उसने सभी के लिए समान व्यवस्था किए जाने की मांग की, किंतु हिंदू महासभा की इस रवैये से यह मुद्दा अत्यंत जटिल हो गया। दूसरी ओर मुस्लिम लीग प्रांतीय तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण के मुद्दे पर अड़ी हुई थी। इस प्रकार दोनों पक्षों की अड़ियल रवैये के कारण मोतीलाल नेहरू और रिपोर्ट से जुड़े अन्य नेता असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि यदि मुस्लिम संप्रदायवादियों की मांगें मान ली गई तो हिंदू संप्रदायवादी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यदि हिंदुओं की मांगें मान ली गई तो मुसलमान इस प्रस्ताव से अपने को पृथक कर लेंगे। ठीक है, हिंदू महासभा देखते हैं। हिंदू महासभा हिंदू महासभा ने 3 मांगों का विरोध किया। तीन मांगों की विरोधी हुई, जिससे मुस्लिम वर्सेस हिंदू महासभा मुस्लिम वर्सेस हिंदू महासभा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट खतरे में पड़ गई। बाद में नेहरू रिपोर्ट भी एक समझौते के बाद रास्ता अख्तियार कर निम्न प्रावधान किए गए। संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, किंतु मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएंगी जहां वे अल्पमत में हैं। डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति के बाद ही सिंध को बंबई से पृथक किया जाएगा। एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया। ठीक है, जब ये ऐसी सिचुएशन आई, दिस सिचुएशन इन दिस सिचुएशन नेहरू रिपोर्ट खतरे में 1928 में जिन्ना समीक्षा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट की। उसके बाद आगे देख लेते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित कहाँ पर किया गया था? दिसंबर 1928 कलकत्ता में। दिसंबर 1928 कलकत्ता में। आप देखो, दिसंबर 1928 कलकत्ता में क्या समीक्षाएं प्रस्तुत की गई, क्या संशोधन किए गए, वो देख लेते हैं। सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। केंद्रीय विधानमंडल में 1 तिहाई स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। वयस्क मताधिकारों की व्यवस्था होने तक पंजाब तथा बंगाल के विधानमंडलों की में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएँ। प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। ये 3 थी। मतदान होने पर सम्मेलन में जिन्ना के ये प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। जिन्ना के ये प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हुई और मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद शफी और आगा खां के धड़े से मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की, जिससे मूलतः नेहरू रिपोर्ट के बारे में अपनी आपत्तियां दोहराई। जब संशोधित हुई तो जिन्ना
जिन्ना ने दिसंबर 1928 नेहरू रिपोर्ट को संशोधित किया। वोट पड़े मत पड़े, मतदान पर जिन्ना संशोधित रिपोर्ट फेल। उसके बाद क्या हुआ? जिन्ना नेहरू रिपोर्ट से अलग। अगेन जिन्ना 14 सूत्रीय मांगे लेकर आया। 14 सूत्रीय मांगे लेकर आए इसे ही बोलते हैं जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। आगे लिख लेते। कब आई? 1928। जिन्ना की 1929 को आई 14 सूत्रीय मांगे। कब आई हैं? 1929। आगे देख लेते हैं। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा प्रांतों के आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएं। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों के अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। सभी प्रांतों को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। सामुदायिक समूह को पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल और पंजाब एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की अछूतता पर का पूर्ण ध्यान रखा जाए। सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय की 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। संविधान में मुस्लिम वर्ग, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिगत विधि, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण व अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाए। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्य की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। ये थी जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगें जो 1929 में नेहरू रिपोर्ट के बाद आई। नई रिपोर्ट की संस्तुतियों से न केवल हिंदू महासभा लीग व सिख समुदाय के लोग भी अप्रसन्न थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। कांग्रेस के युवा वर्ग का मानना था कि रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग स्वतंत्रता प्राप्त की दिशा में एक नकारात्मक कदम है। इसे सर्वदलीय सम्मेलन में इन्होंने रिपोर्ट के इस प्रावधान का तीव्र आपत्ति जताई। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया। संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर लिया। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण देख लेते हैं। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में नई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन कांग्रेस के युवा नेतृत्व मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति ने डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा अपना लक्ष्य घोषित किए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। इसके स्थान पर उन्होंने मांग की कि वे पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू का मत था कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को इतनी जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो इस आम सहमति बनी है। उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्षों की मोहलत दी जानी चाहिए। बाद में युवा नेताओं के दबाव कारण मोहलत की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की
कि डोमिनियन स्टेट पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी प्रारंभ करेगी। वर्ष 1929 की राजनीतिक घटनाएं देख लेते हैं। जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु 1929 में गांधी जी ने पूरे देश में सघन दौरा किया। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया तथा युवाओं से राजनीतिक संघर्ष हेतु तैयार करने की आग्रह किया। वर्ष 1929 में यात्राओं से पहले जहां गांधी जी का मुख्य जोर रचनात्मक कार्यों पर होता था, उसकी जगह अब उन्होंने जनता को सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दिया। जनता द्वारा बहिष्कार का आक्रामक कार्यक्रम अपनाने तथा विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया। गांधी जी ने इस अभियान को पूर्ण समर्थन प्रदान कर लोगों को सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन मार्च 1929 में कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में उत्तेजना फैल गई। लोगों ने सरेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1929 में गांधी जी गिरफ्तार। 1929 गांधी जी गिरफ्तार। आगे देख लो। कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में उत्तेजना फैल गई और लोग सरेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाने लगे। वर्ष 1929 की ही कुछ घटनाओं में से स्थित और विस्फोट हो गई तथा पूरे राष्ट्र के लोग अंग्रेज विरोधी भावनाएं जागृत हो उठी। इन घटनाओं में मेरठ षड्यंत्र केस, मार्च माह, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट यानी अप्रैल माह और मई माह में इंग्लैंड में रमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी की सत्ता पर में आना प्रमुख था। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1929 की घटनाएं। इस 1929 की ही घटनाओं में मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 मार्च माह, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अप्रैल माह में, ठीक है, बटुकेश्वर असेंबली में बम फेंका। में अप्रैल में बम फेंका अप्रैल। आगे देख लेते हैं। लेबर पार्टी आ गई। इंग्लैंड में मई माह में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी आ गई। रैमजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी इंग्लैंड में, रैमजे मैकडोनाल्ड सत्तारूढ़ हो गई, सत्ता में आ गई। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन की घोषणा। 31 अक्टूबर 1929 को महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे जिसमें उसमें दिए गए हैं उनमें डोमिनियन स्टेट यानी अधिशासित स्वराज की प्राप्ति जुड़ी हुई है। लॉर्ड इरविन ने यह वादा किया कि जैसे कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन की घोषणा। 31 अक्टूबर 1929, 31 अक्टूबर 1929 लॉर्ड इरविन की घोषणा। लॉर्ड इरविन की घोषणा।
लॉर्ड इरविन की घोषणा। साइमन कमीशन जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये लॉर्ड इरविन ने कहा था। उसके आते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। दिल्ली घोषणा पत्र 2 नवंबर 1929 को दिल्ली घोषणा पत्र 2 नवंबर 1929 दिल्ली घोषणा पत्र नाम से जानते हैं। 2 नवंबर 1929 को इसमें क्या था कि देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि किसी समय डोमिनियन स्टेट दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिए जाए और सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए। 23 दिसंबर 1919 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार भिड़ंत के दौर प्रारंभ होने की तैयारी हो गई। 23 दिसंबर 1929 23 दिसंबर 1929 को जो दिल्ली घोषणा पत्र इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र रिजेक्ट किया। इस घोषणा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? इस घोषणा पत्र में इम्पोर्टेंट कैदियों की आज़ादी थी। आगे देख लेते हैं। 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार की गई तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। यद्यपि 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से सिर्फ 3 का समर्थन ही नेहरू को प्राप्त था, किंतु बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयासों को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में कांग्रेस का सभापति जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के 2 प्रमुख कारण थे। उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया और गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त था। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अधिक्षणीय भाषण में कहा कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड, आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। नेहरू ने यह बात स्पष्ट कर दी कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना फल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और रिपब्लिक हूँ। मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है और ना ही मैं उससे उद्योग में विश्वास रखता हूँ जो राजा महाराजा पैदा करते हैं और जो पुराने राजा महाराजाओं से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं, जो पुराने राजा महाराजाओं और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं। नेहरू ने संघर्ष के तौर तरीके को भी स्पष्टीकरण किया और कहा कि मुक्ति का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए।
केवल संगठित विद्रोह के समय ही इसका शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। हिंसा आंदोलन को कमजोरी बनाती है तथा उसका मार्ग प्रचलित करती है। लाहौर अधिवेशन के में पास किए गए प्रस्तावों में प्रमुख थी गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाए। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायी सौंपा, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल को चुनाव भाग न लेने के लिए कहा गया। आगे देख लेते हैं। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। स्वराज की मांग। अब कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। रीजन पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज बाद गांधी जी का सहयोग। गांधी जी का सहयोग। इसलिए इनको जब अध्यक्ष चुना गया था। और जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। और सविनय अवज्ञा पर ध्यान पर फोकस। सविनय अवज्ञा पर फोकस। और कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेना। काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार। ये सब चीज़ें थी। आगे देख लेते हैं। काउंसिल के मौजूद सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना निश्चित हुआ। आप समझ में आया कि जब संविधान पहले बन गया, नवंबर में बन गया था, तो फिर 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? क्योंकि इस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना निश्चित हुआ था, लेकिन मना नहीं पाए थे। तो वो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी का दिन तय किया गया था। और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। 31 दिसंबर 1930 को 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के पास, रावी नदी के किनारे
तिरंगा झंडा फहराया गया फहराया गया गया इंकलाब जिंदाबाद के साथ, इंकलाब जिंदाबाद के साथ। आगे देख लेते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांव तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई और जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस शपथ में निम्न बिंदु थे। स्वतंत्रता का अधिकार माननीय भारतीय जनता का अहरड़ीय अधिकार है। बाद में ब्रिटिश उपनिवेश सरकार ने जनता से स्वतंत्रता के अधिकार को छीनकर न केवल उसका शोषण किया बल्कि उसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से कमजोर भी किया है। भारत की आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया है। राजस्व की वसूली हेतु उच्च दरें निर्धारित की गई है जो हमारी आमदनी से काफ़ी अधिक है। ग्रामीण उद्योगों का विनाश कर दिया गया है तथा उसका विकल्प नहीं ढूंढा गया है। सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दरें तब पक्षीय भेदभावपूर्ण तथा इसमें भारत के किसान और उत्पादक बर्बाद हो गए हैं। हमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। संघ एवं संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था ने हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया गया है। हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि हम सदैव गुलाम की बेड़ियों में जकड़े रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अनिवार्य रूप से शस्त्र विहीन हमें नपुंसक बना दिया गया है। अब हम यह मानते हैं कि जैसे विदेशी शासन ने चारों ओर हमारे देश का सर्वनाश किया है, उसके शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। ब्रिटिश सरकार ने अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम स्वयं को तैयार करेंगे। हम अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे, जिसमें करों की अदायगी न करने का मुद्दा भी शामिल होगा। यदि हम ब्रिटिश सरकार के सभी प्रकार के सहयोग करना बंद कर दें तो किसी भी प्रकार की हिंसा न करें तो इसे अमानवीय राज का अंत सुनिश्चित है। इसलिए हमें संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए कांग्रेस समय समय पर जो निर्देश देगी हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब साइमन कमीशन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के देख लो। भारत के को औपनिवेशिक स्वराज्य सीख देने की सिफारिश नहीं की गई थी। केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया। गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं आई। सांप्रदायिक आधार पर चुनाव व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं की गई। भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं था। नई रिपोर्ट में क्या क्या था? भारत को औपनिवेशिक स्वराज अतिशीघ्र देने की सिफारिश की गई। केंद्र एवं प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई। गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया। सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की गई। इसने मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश की गई। भारत के लिए उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी इत्यादि की स्थापना की सिफारिश की गई नेहरू रिपोर्ट में। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लेते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। ये मांगें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी और इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 का समय दिया। ये मांगे थी: सामान्य हित के संबंध में सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। सीआईडी विभाग का सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तो भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने के लाइसेंस दिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। विशिष्ट बर्जुआ वर्ग की मांगे: रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। और किसानों के विशिष्ट मांगे देख लो कि लगान में 50% कमी की जाए तथा नमक कर समाप्त कर दिया जाए तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। यह हैं गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगे। गांधी 11 सूत्रीय मांगे। 11 सूत्रीय मांगे। आगे देख लेते हैं।
गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना? क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना? जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है और असहाय, बीमार और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है। इसलिए यह कर अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय है, जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था, क्योंकि यह ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सर्वमान्य मुद्दा था। नमक एक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को समझ में नहीं आता था, किंतु नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर लगाए जाने के विरोध में किए गए आंदोलन में से किसानों को समर्थन सहजता से ही प्राप्त हो जाता था। यद्यपि नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता है, किंतु भावनात्मक रूप से यह खादी के समान गरीबों की आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता है। नमक का मुद्दा गरीबों के साथ हर भारतीय को प्रभावित करने वाला तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। यद्यपि नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था, किंतु भावनात्मक रूप से खादी के समान गरीबों को आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता था। नमक का मुद्दा गरीबों के साथ हर भारतीयों को प्रभावित करने वाला तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। अब दांडी मार्च देख लेते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों तथा अपनी गैर सूत्री मांगों का उल्लेख किया, जो सरकार के सम्मुख पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया तो 12 मार्च को भी नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब न मिलने का विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए पद प्रारंभ किया और 24 दिनों में 240 किलोमीटर पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को गांधी ने समुद्र तट में नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। इससे पहले गांधी जी की दांडी पद यात्रा के दौरान रास्ते में हजारों किसानों ने उनके संदेश सुना और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कई ग्रामीणों ने सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया। 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी करके आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जहां कहीं भी संभव हो, लोग नमक कानून को तोड़कर नमक तैयार करें। शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों और अफीम के ठेकों के समझ धरने का आयोजन करें। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो हम करों की अदायगी का विरोध कर सकते हैं। वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। जनता याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों को बहिष्कार कर सकती है। सरकार कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं। हर घर में लोग चरखा कातें और सूत बनाएं। छात्र सरकारी स्कूल या कॉलेजों का बहिष्कार करें। स्थानीय नेता गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए तो हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, तो हमने कहा क्या लिखा, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे किसमें? यंग इंडिया में। ठीक है, यंग इंडिया में गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी और इन्होंने वायसराय को पत्र लिखा। वायसराय को पत्र लिखा और ठीक है, और नमक कानून तोड़ने की वार्निंग दी। नमक कानून तोड़ने की चेतावनी दी। नमक कानून तोड़ने की चेतावनी दी और 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल को वो पहुंच गए थे। 12 मार्च टू 5 अप्रैल 24 दिन और 240 किलोमीटर पदयात्रा दांडी नामक जगह पर नमक कानून को तोड़ा।
बनाकर कानून तोड़ा। पदयात्रा में 78 सदस्य, 78 सदस्य थे। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिन में 240 किलोमीटर चले थे। ठीक है। 9 अप्रैल को गांधी ने दिशा निर्देश जारी किए थे। तो ये थी गांधी जी की यात्रा। अब नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे, तब तक का नोट्स भी बना लीजिए और एक बार इसको ध्यान से देखिए।